नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए अब उत्तराखंड में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके तहत सोमवार को एक हेलीकॉप्टर देहरादून पहुंच गया, जिसके बाद हेलीकॉप्टर ने टिहरी झील से पानी भरकर जंगलों की आग बुझाने के लिए उड़ान भरी। सोमवार को मौसम खराब होने के चलते हेलीकॉप्टर भीमताल नहीं पहुंच सका। डीएफओ टीआर बिजुलाल ने बताया कि मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर हल्द्वानी से भीमताल नहीं आ पाया। विगत लंबे समय से नगीना कॉलोनी वासियों के लिए नसूर बन चुके जलभराव की समस्या का समाधान होने जा रहा है। यहां समाधान क्षेत्र के नेता हरेंद्र बोरा द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि लालकुआं की नगीना कॉलोनी की एकमात्र सड़क, जिसमें बीते लंबे समय से जलभराव और गंदगी की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर कॉलोनी वासी सत्ता पक्ष के नेताओं से लेकर जिला प्रशासन तक से गुहार लगा चुके। सड़क का आलम यह था कि इस पर घुटनों तक गंदगी और जलभराव की समस्या इतनी भयंकर बनी थी कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब यह समस्या क्षेत्र के नेता हरेंद्र बोरा द्वारा हल होने जा रही है। वह इनके द्वारा सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। समस्या पहले तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें थी, बहुत गंदा पानी, कीड़े थे, लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। बाद में जो है सभी नेता लोग भी आए और पत्रकारों को भी धन्यवाद दूंगा जो डेली दिखा रहे थे, आ रहे थे, मगर जो है निर्णय का समस्या का समाधान करा हरिंदर सिंह बोरा ने। मटेरियल भी दिया और उनने कहा और कोई ज़रूरत होगी तो और भी दे दूंगा और काम करवाओ आप अच्छी तरीक़ा से। हाँ, राहत से हो जाएगा जितनी जरूरत हो। धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, ले उनका तो बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। यहाँ तो बहुत दिक्कतें हो रही थी, सारे नेता लोगों को बुलाए, पत्रकार आए, हमें बड़े मुश्किल से हरिंदर बोरा बनवा रहे हैं। क्या परेशानी होती थी? पानी भरा रहता था और घरों में घुस रहा था पानी। हाँ, अब हो ही रहा, फिर अब काम चल रहा है तो हो ही रहा फायदा। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौपटा खाल विधानसभा के तहसील के पोखड़ा ब्लॉक के मटकल गांव में एक महिला को उसके शराबी पति द्वारा सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला बहुत ही गरीब परिवार से है तो किसी भी तरह की कार्रवाई करने में असमर्थ है। उनका गांव पटवारी क्षेत्र में आता है। पटवारी खुद एक महिला है, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता को मेडिकल तक नहीं करने दिया जा रहा था। मेरे पति ने बालकृष्ण ने मुझे मारा। मैं 8 साल से मार खाती आई। मुझे होली के दिन भी इसने इतना मारा कि मेरे को 3 दिन तक मारता रहा, लेकिन चौथे दिन में मेरी मम्मी आई। मेरी मम्मी ने मुझे बचाया, तब मैं अपनी मम्मी के साथ इधर आ। सिस्टर हूँ और वो मटगल गांव की रहने वाली है। उसके हस्बैंड का नाम बालकृष्ण है, उनके पिता का नाम श्री जनार्दन प्रसाद है। और उनको मेरी सिस्टर को 15-16 सालों से वो उसको मारता आ रहा है। जब उसने होली के दिन उसको ज़्यादा मार दिया, फिर मेरी मम्मी उसको लेने के लिए गई। फिर हम लोग उनके खिलाफ़ कंप्लेन करी तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं पटवारी के साथ, उन्होंने बोला कोई नहीं, आपके हस्बैंड ने तो आपको मारा, आप समझौता कर लीजिए। और जब हम लोग मेडिकल बनवाने के लिए गए तो वहाँ के पोखड़ा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोला कि क्या यहाँ नहीं बनेगा मेडिकल, क्योंकि यहाँ लेडीज़ स्टाफ नहीं है। और जब हम लोग बिरोखाल गए तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि यहाँ इनका मेडिकल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इनकी ओरिजिनल वाली कॉफ़ी नहीं है, पटवारी को साथ लाना पड़ेगा। और जब हम लोगों ने इसका मेडिकल बनवाया तो हमें अभी कोई सूचना नहीं मिली है वहाँ से कि कौन सा कार्रवाई हो रही है, कौन सी नहीं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। तो तब हमने श्री शैलेंद्र सिंह भारती जी से हेल्प करी, तो उन्होंने बोला कि आप एसडीएम सर को एक पत्र लिखिए और वो आपकी हेल्प करेंगे। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी पे कोई जुर्म मत करो। इसी आधार पर मैं आज आपको अपने घर की समस्या बताना चाहता हूँ। मेरी दीदी की शादी लगभग 10 साल पहले मटकल गांव के ग्राम सभा पोखड़ा में हुई थी और उसके पति का नाम बालकृष्ण है और उसके ससुर का नाम जनार्दन प्रसाद है। तो मेरे जीजा जी मेरी दीदी को कम से कम 10 साल से मारते हुए आ रहे हैं। कभी 2 थप्पड़, कभी 4 थप्पड़, कभी किसी चीज़ में मारा, कभी किसी चीज़ में मारा, कभी दारू पी के मारा। हम लोग चुपचाप रहे, इसलिए रहे कि आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आज मेरी दीदी के 2 बच्चे भी हो गए, फिर वो उसे मारता रहता है। अभी फिलहाल होली में मेरी दीदी को उसने बहुत मारा था, 2 दिन तक लगातार मारा। फिर हम लोग
अपनी दीदी को अपने वहाँ पे लेके आए। उसकी बहुत कंडीशन है, बहुत बुरी हालत हो रही थी। फिर हम अपने वहाँ पे बिरोखाल ब्लॉक में गए। हमने मेडिकल करवाने के लिए बोला तो उन्होंने कहा मेडिकल नहीं कर सकते, पहले रिपोर्ट करवाओ। फिर हमने रिपोर्ट करवाने के लिए गए तो वहाँ पे चौबटे खाल में हम अपना रिपोर्ट करवाने के लिए गए तो उन्होंने भी वो भी घुमाने में लग गई, कभी मेडिकल बनाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। तो कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे। मतलब सोच रहे कि तब तुम्हारे हस्बैंड ने मारा है, किसी बाहर वाले ने नहीं मारा आपको, आप बताओ क्या करना चाहिए। जबकि उन्हें पता है कितनी हालत बुरी हालत में फेस टू फेस दिखा देगी तो वो क्या हालत कर रही थी मार के, तब भी वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता है। यानी कि हमारी उत्तराखंड सरकार में कोई कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है ना। उन्हें जब प्रैक्टिकल दिखा दे, सामने दिखा दिया, तब भी कह रहे मेडिकल बना के लाओ। चलो एक कानून मानती कि मेडिकल बनाना है, मेडिकल बनाने के सपोर्ट तो करोगे कि हाँ मेडिकल लिखो भी, मेडिकल बनाए, ताकि वहाँ बिरोखा ब्लॉक वाले मेडिकल बनवाए। पोखड़ा में गए हॉस्पिटल में तो वहाँ मेडिकल बनवाए। पोखड़ा हॉस्पिटल वाले कहते हैं क्या कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही खराब चल रही है उत्तराखंड की। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें और हमारे सभी उत्तराखंड वासियों के पास ये वीडियो जाए ताकि उन्हें पता लगे कि क्या होता है। श्रीमती अंजू देवी जी का ये कहना है कि उनके पति द्वारा उनको सालों से प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है और ये मामला जब वो लेके पटवारी श्रीमती संध्या जी के पास गए और जब उन्होंने बताया कि उनके पति ने 2015 में भी एक माफ़ीनामा लिख के दिया हुआ है, तो कार्रवाई के बीच में स्टाफ द्वारा ऐसी टिप्पणी की गई कि आपके पति ने ही तो मारा है। एक सरकारी कर्मचारी को सोचना होगा कि उनके द्वारा इस तरह बेतुका कही गई बातें समाज में किस तरह का संदेश भेजने का काम कर रही हैं। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला उत्पीड़न से संबंधित कई चीज़ें सरकार ने बना रखी हैं जो कि इस समय पहाड़ों में पूरी तरह से नाकामयाब होती दिख रही हैं। मैं शासन प्रशासन से विनती करूंगा कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले। रुड़की के कलियर क्षेत्र के सोहलपुर गांव स्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आजकल परीक्षाएं चल रही हैं, जिसके चलते बच्चे विद्यालय में पहुंच रहे हैं, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इतना लापरवाह है कि स्कूल का कोई भी बच्चा ना तो मास्क लगा रहा है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। वहीं क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन गांव का विद्यालय प्रबंधन बच्चों के जीवन ही नहीं बल्कि उनके परिवारों की जान से भी खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहा। टीचर है आप यहाँ पर? हाँ जी बताओ सर। आप बच्चे बराबर मास्क में रहते हैं, उनको हम जैसे ही एंट्री होती है गेट से ही तो बाकायदा चेक कर दिया जाता है, तभी हम उनको एग्ज़ाम में बिठाते हैं। ये मिड डे मील के टाइम बच्चे निकाल देते हैं और जेब में रख देते हैं, तो ये हो गया होगा कि फिर निकलते हुए उन्होंने फिर उस ध्यान से हट गई होगी बात। और आज हमारे 6 से लेकर के 10 तक के पूरे बच्चे गाइडलाइन तो पहले थी। पहले एक बार शुरू में केवल 10th के बच्चों को दिया गया था, ये निर्देश थे कि 10th की क्लास 10th और 12th की। सर स्कूल परिसर में कुछ बच्चे घूम रहे हैं बिना मास्क के, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये अभी लंच का टाइम था, बस इस वजह से थोड़ा सा ये हुआ होगा, उन्होंने खाना खाते समय जेब में रख दिया। सर मेन गेट पे कोई भी सैनिटाइजर की कोई सुविधा नहीं है? नहीं, हम लोग सुबह जब गेट हमारा खुलता है तो उसी समय हम लोग कुछ टीचर्स हमारे और कुछ हमारे ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो गेट पर तैनात हो जाते हैं और बाकायदा प्रवेश ही तब होता है जब सैनिटाइज़र हमने साबुन बराबर रखे हुए हैं और सैनिटाइज़र भी हमारा बराबर, तब जाकर के एंट्री होती है, तब जाकर के हम बच्चों को अंदर आते हैं। चंपावत जिले में बीते 4-5 माह से वर्षा न होने के कारण रबी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जिले में पूर्ण रूप से सूखे के हालात बन चुके हैं। इस संबंध में सोमवार को भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हिमेश कलखुड़िया के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों की ओर से डीएम विनीत तोमर को ज्ञापन सौंपा गया और जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने और प्रभावित काश्तकारों को आर्थिक पैकेज दिए जाने की मांग की गई। सबसे प्रमुख बिंदु तो ये है कि पूरे जिले के अंदर
जहाँ तक हमारे नज़र जाते होने को प्रदेश में भी होगा। लेकिन हमारे ज़िले के अंदर विशेष रूप से जो वर्तमान में रबी की फसल है पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। हमने ये मांग कर रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी जी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर कि हमारे ज़िले के अंदर जो खेती की बर्बादी हुई है, वो चाहे आलू हो, गेहूँ हो या और अन्य दालें हैं, उनकी खेती बिल्कुल चौपट हो चुकी है। तो किसान अभी वर्तमान में जिन परिस्थितियों में रह रहा है, जिन परिस्थितियों में गांव में रह कर के खेती कर रहा है, उस किसान को कुछ न कुछ आर्थिक पैकेज के माध्यम से उसको आर्थिक मदद देने का जो है सरकार काम करे और पूरे ज़िले को सूखाग्रस्त घोषित करे। मांग यही है कि जो अभी आलू की फसल इस प्रकार से एक रातों रात में बर्बाद हो गई है, इसको जो है एक आपदा घोषित की जाए और जो हमारे किसानों ने इतना कर्ज लिया हुआ है और जो इसका इंश्योरेंस कराया हुआ है, उसको इंश्योरेंस और जो कर्ज दिया गया है, कर्ज पे राहत दी जाए, उसको माफ़ किया जाए। अभी कुछ लोग मिलने आए थे, उनका कहना है कि बारिश न होने से उनकी फसल को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। जनपद में सूखे की भी काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रखी है, बीज के लिए भी लोगों की समस्या आ रही है। तो उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया गया। तो इस ज्ञापन को तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा और जनपद स्तर पर भी देखा जाएगा कि इसमें क्या किया जा सकता है, इससे लोगों की समस्या। हरिद्वार स्थित ऋषिकुल विद्यापीठ संस्कृत महाविद्यालय में बड़ा हादसा हो गया। बीती रात महाविद्यालय परिसर के बराबर कुंभ मेले के अस्थायी बस स्टैंड में लगा बलून महाविद्यालय के परिसर में आ गया और उसमें ब्लास्ट हो गया। गैस भरे बलून में ब्लास्ट होने से 3 छात्र बुरी तरह झुलस गए। बलून में इतना भयंकर ब्लास्ट हुआ कि तीनों की खाल तक उतर गई। तीनों छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तीनों को हायर सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम द्वारा हादसे की जांच की जा रही है। एक हॉट बैलून जो लगाया हुआ था उसी में वो गिर गया था, उसी के कारण थोड़ा सा बर्न इंजरी था उन लोगों को। 3 थे उसमें, तीनों को यहाँ के मेला अस्पताल जो हमारी जीडी अस्पताल है उसमें ले जाया गया था और 2 को तो एम्स में भेजा गया और 1 को कोरोनेशन अस्पताल देहरादून भेजा गया है। अभी खतरे से बाहर हैं, लेकिन बर्न इंजरी था उनको, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और अभी हालत ठीक है तीनों का। कितने बजे की घटना है रात में? ये रात 1:30-2 बजे की बता रहे थे। आखिर वजह क्या हुई? बैलून गिरने की और वहाँ पे बैलून फटने की वजह क्या है? नहीं, ये तो अब जांच का विषय है कि बैलून कैसे फटा कि क्या हुआ। ये तो जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि बैलून क्यों फटा, कैसे फटा। हल्द्वानी में उपनल कर्मचारियों की बुधवार के अंदर धरना प्रदर्शन को आज 13 दिन हो गए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारियों के लिए कोई भी वार्ता नहीं की गई। और आज उत्तराखंड के उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने कर्मचारियों को समर्थन देने के लिए बुध पार्क में उपनल कम कर्मचारियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार केवल वादों की सरकार है और सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं करती, जिसके चलते आज देहरादून में 45 दिनों और हल्द्वानी में 13 दिन उपनल कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए गए हैं। अगर सरकार की नीयत उपनल कर्मचारियों को लेकर सही होती तो सरकार हाईकोर्ट के द्वारा जो इनके पक्ष में निर्णय दिया गया था उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट क्यों जाती। और आपने जो कमेटी के गठन की बात की वो बहुत वाजिब सवाल है, क्योंकि कमेटी जो बनी उसमें सारे आईएएस अधिकारी हैं और आईएएस अधिकारी सरकार के नुमाइंदे होते हैं। जो सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई हो, उस सरकार के नुमाइंदों से ये कैसे उम्मीद करी जा सकती है कि वो न्याय करेंगे। अच्छा होता कि कुछ जनप्रतिनिधियों को किसी मंत्री के अंडर में 4-5 अलग अलग दलों के विधायकों को इसमें शामिल किया जाता, कुछ जिला पंचायत के अध्यक्षों को शामिल किया जाता और कुछ अन्य लोगों को, इसमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको शामिल करके कमेटी बनती। उसका जो निर्णय होता उस पर ही सरकार को फैसला करना चाहिए था। देहरादून में जो महासंघ का जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर को आज 44 दिन हो चुके हैं। 25 तारीख से सुशीला तिवारी हड़ताल पे है। आज सुशीला तिवारी कर्मचारी को बुधवार में बैठे हुए 13 दिन हो चुके हैं। हम लोगों की जो 2 नियोजित मांगे थी, समान कार्य समान वेतन देना और 6 महीने के अंदर नियमितीकरण की प्रक्रिया चालू करना। माननीय तीरथ सिंह रावत जी ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के अध्यक्ष चेयरमैन जो है ओम प्रकाश जी हैं, मुख्य सचिव हैं। उनकी अध्यक्षता में 9 लोगों का जो एक शिष्टमंडल है, जिसमें हमारे 2 लोग उपनल कर्मचारी रखे गए हैं। उन्होंने 9 तारीख का समय हमको दिया हुआ है। 9 तारीख को अगर किसी प्रकार की अगर कोई मांगों का हमारा निस्तारण नहीं होता है तो महेश भट्ट जी ने आज बुद्ध पार्क में परेड ग्राउंड में हुंकार भरी है कि ऐसा आंदोलन होगा जिससे उत्तराखंड इस आंदोलन को युगों तक भुला नहीं पाएगा। और मोहन रावत ये कहना चाहता है बुद्ध पार्क के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर कर्मचारी के अहितों की कहीं भी रक्षा नहीं हुई और उनके साथ खिलवाड़ हुआ
तो ऐसा आंदोलन इस बुद्ध पार्क में होगा जिसको हल्द्वानी की जनता नहीं बल्कि उत्तराखंड की जनता नहीं बुला पाएगी। नलकुआ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शहीद हुए सैनिकों के परिवारों सेवानिवृत्त सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा। यहां कार्यक्रम की जानकारी भाजयुमो जिलाध्यक्ष योगेश सिंह रजवार ने पत्रकार वार्ता में दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल पूरे प्रदेश में जो ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा उत्तराखंड के द्वारा श्रीमान कुंदन लटवाल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सभी जिलों में ये कार्यक्रम 3 तारीख से प्रारंभ किया गया है। काफ़ी जिलों में ये कार्यक्रम अभी तक हमारा हो चुका है। 3 से 7 तारीख का ये कार्यक्रम है और आखिरी चरण में 7 तारीख को भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल द्वारा अपने बिंदु खत्ता में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसमें जो कार्यक्रम है, सैनिक जो हमारे जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान भारत माता की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान सीमाओं पर दिया, उनकी जो वीरांगनाएं हैं, उनके घर के जो सदस्य हैं, उनको इस कार्यक्रम में बुलाकर भारतीय जनता युवा मोर्चा सम्मानित कर रहा है। साथ ही जो इन्होंने अपना लंबा जीवन अपनी फौज की ड्यूटी में काटा है और एक्स आर्मी के लोग हैं, उनको भी भारतीय जनता युवा मोर्चा नैनीताल इस कार्यक्रम में सम्मानित कर रहा है। कहते हैं दिल में कुछ करने की तमन्ना हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से पार पाया जा सकता है। कुछ ऐसी ही मुश्किलों को बौना साबित कर दिखाया है रुड़की के हरप्रीत सिंह उर्फ गुड्डू ने। कहने को हरप्रीत सिंह के दोनों हाथ नहीं है, लेकिन अपनी मेहनत और लगन के बल पर वो हर वो काम कर लेता है जो कि 2 हाथ वाले कर सकते हैं। इस जज्बे के पीछे हरप्रीत सिंह की पत्नी शिल्पी का अहम किरदार है। मुश्किलें तो बहुत थी स्टार्टिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब पता होता है ना कि अर्निंग करने वाला आदमी अब नहीं कमा पाएगा और हमने कभी शुरू से जॉब करी नहीं थी तो मुश्किल तो लगता ही था। लेकिन ये पता था कि कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। अगर कहते हैं कि रात ज़रूर आती है लेकिन उसके बाद दिन भी ज़रूर आता है, ऐसे मतलब बहुत से लोग हमें मिलते थे जो हिम्मत देने वाले होते थे। कई होते थे तोड़ने वाले भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि चल रहा है, अभी तो अच्छा ही चल रहा है। जैसे भी मैं इनको छोड़ के तो जॉब कर नहीं सकती थी, क्योंकि इनको भी मेरी ज़रूरत होती है। सुबह नहलाना होता है और जो भी डेली के काम होते हैं वो इनके करने होते हैं, तो इसलिए जॉब तो सोचा ही नहीं था। फिर ये काम था कि कोई भी ऐसा काम हो जो हम सब मिल के कर सकें, क्योंकि लॉकडाउन में बच्चे भी घर पे ही थे। तो फिर टिफ़िन सर्विस एक ये दिमाग में आया कि भी अगर मैं बना देती हूँ, तो पहले हमने ये सोचा नहीं था कितना कमाया जाएगा, कितना आएगा, बस ये था कि कुछ शुरू करना है, कुछ भी छोटे से ही शुरू करा। तो टिफ़िन सर्विस ही हमारे दिमाग में ये आई थी कि भी खाने का काम मैं अब कर सकती हूँ, तो हम वो बना के देते थे। 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, और गुजर बसर तो ऊपर वाला करवा ही रहा है, अच्छे से ठीक ठाक हो रहा है जो भी हो रहा है। ज़िंदगी में ना दुख और सुख धूप और छाँव की तरह होते हैं, ये हम कहते हैं, लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हमारे ऊपर छोटी सी परेशानी आती है ना, तो हम मतलब एकदम परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो वही एक पल होता है जब हमें अपने आप को भी संभालना है और अपने परिवार को भी संभालना होता है। अगर हम लोग खुद ही अगर हिम्मत छोड़ देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, बच्चे भी परेशान हैं और सभी लोग टूट जाते हैं। वही जब हिम्मत हम समेट के अपने आप को संभालते हैं और अपने घर को संभालते हैं, तो परेशानी थोड़ी सी कम हो जाती है। परेशानी उतनी होती है जितनी हम मानते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे तो वो परेशानी बढ़ जाती है। हमारी लाइफ में भी हुआ था, इनके एक्सीडेंट के टाइम पे बहुत दिन तक ऐसे हॉस्पिटल में मैं रहती थी इनके साथ में 3-4 महीने करीब, तो रेगुलर ही हम रहे थे। ऑपरेशन हुए, सर्जरियाँ हुई काफ़ी, तो कुछ समझ नहीं आता था उस टाइम की। काम तो हमें कुछ पता ही नहीं था, बस ये था कि जो है चले जा रहा है। जब यहाँ से निकलेंगे तब क्या होगा उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं था।
बच्चे हमारे कहीं रह रहे थे, हम हॉस्पिटल में थे, मगर उस हॉस्पिटल की लाइफ ने ना ज़िंदगी को दूसरे तरीके से जीने का एक अलग रंग दिखाया, क्योंकि वहाँ हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग थे, हमसे भी ज़्यादा लोग हैं। मैं इन्हें हमेशा यही कहती थी कि तुम अपने हाथों को लेके वो परेशान होते हो, देखो हमसे भी ज़्यादा लोग दुखी हैं, किसी के दोनों पैर नहीं हैं और दोनों हाथ नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग भी हमने वहाँ पे देखे हैं। तो इंसान को ना अपने से नीचे देख के जब जीना शुरू करता है ना, तो वो खुश रहना सीख लेता है। 2018 में अक्टूबर मंथ में मेरा केबल का काम करते वक्त मेवड़ के पुल के ऊपर 33 की करंट लग गया था मेरे को, उससे मैं जल गया था पूरा। फिर मेरे को सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया दिल्ली। फिर वहाँ पर 6 महीने तक तो इलाज चला था मेरा। उसी दौरान मेरे हाथ भी दोनों काट दिए गए थे। फिर उस वक्त तो मन बहुत ज़्यादा रोया, मैं दुखी हुआ, परेशान हुआ। मेरी वाइफ मेरे साथ वहीं हॉस्पिटल में तब तक रही, दिन रात दोनों टाइम। यानी आज जो भी मैं खड़ा हुआ हूँ तो इसी के हिम्मत से। ठीक है, जो होना था वो होके रहता है ज़िंदगी में। कहते हैं कि जो होना होता है उसको तो कोई टाल नहीं सकता। हो गया जो होना था, मगर अब ज़िंदगी जीने की चाह है मन में और हिम्मत से जीनी है। जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे। मेरी वाइफ मेरा पूरा सपोर्ट करती है इसमें। और क्या बोलूँ मैं, कहते हैं ज़रूरतें जो होती है ना वो फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें तो राजाओं महाराजाओं की भी नहीं हुई पूरी। बस और क्या कहूँ मैं आपसे। पहले तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। मेरे को लॉकडाउन में पहले मेरे को कहा गया था कि मैं जॉब तुम्हारी हमेशा रहेगी, जब तक केबल रहेगा यहाँ पर तुम्हारी जॉब रहेगी। और मेरे मालिक भी इतने बुरे नहीं, अच्छे मालिक हैं मेरे भी, मगर वो भी बेचारे क्या करते हैं। लॉकडाउन का जब सिलसिला पड़ा तो उनको मेरे को हटाना पड़ा। अगस्त में उन्होंने हटा दिया। फिर हम घर कैसे चलाए, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी घर चलाने की। कि भाई 2 बच्चे दोनों पढ़ने वाले और हम भी किराए के मकान में हम लोग यहाँ रहते हैं। फिर बच्चों की पढ़ाई की वजह से मैं भी यहाँ से हम छोड़ के भी नहीं जा सकते थे। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा कि भाई चलो टिफ़िन का काम करते हैं वो जो। तो फिर मेरी वाइफ ने विजिटिंग कार्ड छपवाए। पहले ये खुद दे के आई, तो वहाँ से ऑर्डर आए लोगों के 1-2 के। फिर मैं और मेरा बेटा जाते थे देने के लिए। तब मैं गाड़ी वगैरह नहीं चला पाता था, तो मैं अपने बेटे के साथ पीछे बैठता था, वो स्कूटी चला के लेके जाता था और फिर हम टिफ़िन दे के आते थे। फिर हम काफ़ी टाइम गुजरने लग गया। हमने सोचा भाई अगस्त का महीना आ गया, अब पार भी हो चुका है, स्कूल भी खुलेंगे, फिर बच्चे ने स्कूल भी जाना है, तब टिफ़िन कैसे देंगे। हमारे पास रास्ता को नहीं दिख रहा था। मेरी वाइफ ने फिर हिम्मत दी, कहती कि भाई मैं चला करूँगी तुम्हारे साथ टिफ़िन देने के लिए, मैं चलाया करूँगी स्कूटी, तुम पीछे बैठना। समय निकलता रहा, फिर भगवान ने रास्ता दे ही दिया है। कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद करता है तो एक ना एक रास्ता ज़रूर खोलता है। फिर हम दोनों ने मिलकर ये यूट्यूब देख रही थी कि भाई हैंडीकैप आदमी स्कूटी चला सकता है कि नहीं। ये देखते देखते हमने देखा कि चला रहे हैं कैसे। ये कहते तुम भी चलाओगे एक दिन। तो ये कहती तुम जाओ मिस्त्रियों से बात करो। हमने जित गए, हम कई मिस्त्रियों से पूछा, सब ने मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे नहीं बना सकते। एक सिविल लाइन में मेहरबान मिस्त्री है, उसने कहा कि भैया मैं बना के दूंगा तुम्हें स्कूटी। उसने वाकई में बना के दी मेरे को स्कूटी। और आज देखो मैं स्कूटी चलाता हूँ, खुद डिलीवर करने जाता हूँ, बेडशीटों का काम कर रखा है मैंने, खुद चादरें बेचने भी जाता हूँ, लंच भी देने जाता हूँ, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ भी आता हूँ, ले भी आता हूँ, ट्यूशन भी जाता हूँ, जो खुद करता हूँ। अब मेहरबान मिस्त्री ने भी ना एक ज़िंदगी कहते हैं ना जीने का मेरे को रास्ता दे दिया उसने। टिफ़िन से भी देखा जाए तो शुरुआत हमने एक ही टिफ़िन से करी थी। तो एक टिफ़िन हमारा लगा, फिर 2 लगे, फिर 4 लगे। आज के समय में हमारे पास में दिन में हम 10-12 टिफ़िन दिन में देते हैं, 10-12 ही रात को देते हैं। मैं ये कहूँगा हर किसी की ज़िंदगी में ना संपूर्ण नहीं होता हर कोई भी। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हादसे हो जाते हैं, कोई 1 अंग गवा लेता है, कोई 2 गवा लेता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कुछ ना हिम्मत, भगवान पे भरोसा भी रखना चाहिए। वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता ज़रूर है। और अपने आप में ये कोशिश करते रहो कि हम ये कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना हमने कि हमसे ये काम नहीं होगा। नहीं, हम कर सकते हैं इस काम को, हमने करना है। मैं कार चलाता हूँ, आप मेरे को कार चलाते देखोगे तो आप खुद कहोगे कि कार कैसे चला रहा है। मेरे को लोग देखते हैं, मेरी वीडियो बनाने लग जाते हैं। मगर यही एक मैं कहूँगा, किसी को भी कोई भी काम असंभव नहीं है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, सिर्फ हाथ ही तो नहीं है। ये देखो कि कई लोग जो आँखें नहीं होती जिनकी, जो बेरंग दुनिया को देखते हैं, हम आज उनसे तो अच्छे हैं ना भाई। ये देखो कि हम उनसे अच्छे हैं। हमेशा अपने से नीचे देख के जियो कि हम उनसे अच्छे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों की मंदिर में चप्पल चोरी हो जाती है तो आदमी बड़ा अफसोस करता है। कभी उनको भी तो देखो जिनके पैर ही नहीं है। हम लोग चला रहे हैं, खूब
हिम्मत से जोड़ के चला रहे हैं। जैसे मैं बेडशीटें बेचने जाता हूँ, टिफ़िन देने जाता हूँ, इतना आसान तो नहीं होता ना। मेरी वाइफ के साथ कोई नहीं है और हम ज़्यादा टिफ़िन बढ़ा भी नहीं पाते कि हम टिफ़िन बढ़ा लें, क्योंकि बनानी भी रोटी सब्जी इसी ने है और मैं तो डिलीवरी कर सकता हूँ और हम इतना भी नहीं अफोर्ड कर सकते किसी को कि हम किसी को काम पे रख लें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।